हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उन सब का जो बेसिस है उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। मूल अधिकार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स का क्या है, फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एसएससी का बात कर लें, यूपीपीएससी का बात कर लें, जो यूपीपीसीएस है, यूपीएससी का बात कर लें, तो लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं तो इन सब का जो टॉपिक है पढ़ने का वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम मूल अधिकार के बारे में सारा का सारा जो प्रावधान है हमारे जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं उन सबको कंप्लीट कर लेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मेरा वीडियो देखने के बाद, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ गलती हुई तो कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले जान लेते हैं कि पहले किस क्रम में समझेंगे इसको। ठीक है, समझने का जो हमारा क्रम होगा, पहले हम पृष्ठभूमि समझेंगे कि मूल अधिकार जो विश्व के बहुत सारे देश हैं सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ, उसके बाद में किस प्रकार से इसका जो विकास है वो किस प्रकार से विकास हुआ। उसके बाद हम जानेंगे जो भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, अभी 6 हैं, और उन 7 मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। फिर जिसको हटा दिया गया उसको क्यों हटाया गया उस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को कुछ निर्णय है मूल अधिकारों के ऊपर, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में शुरू में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स थे कि मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उन सब के बारे में भी जो कंफ्यूजन्स है, जो भी विवाद हुए थे, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शुरू में जान लेते हैं कि जो मूल अधिकार है वो विश्व के कौन से देश में सबसे पहले लागू किया गया था। सबसे पहले ये लागू किया गया था ब्रिटेन में, उसके बाद में फ्रांस में लागू किया गया, उसके बाद में अमेरिका में। ठीक है, लेकिन जो हमारे संविधान में मूल अधिकार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि जो हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो अमेरिका के मूल अधिकार से बहुत अधिक प्रभावित थे। अब बहुत अधिक प्रभावित थे उन्होंने अमेरिका के जो मूल अधिकार के प्रावधान है उन सब से रिलेटेड बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किया उन्होंने। सबसे पहले ब्रिटेन में शामिल किया गया। ब्रिटेन में शामिल करने का एक जो उद्देश्य था, बहुत सारे दंगे हो रहे थे और सरकार अपनी मनमानी कर रही थी और मैक्सिमम इसी के सब मूल अधिकार शामिल किया जाता है। क्योंकि जब नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा नहीं की जाती है तो नागरिक क्या करता है, अपने अधिकार मांगने लगता है। और जो न्यायालय है उन सब के मामले में भी अगर न्यायालय सरकार के अधीनस्थ है, कि सरकार का नियंत्रण है न्यायालय पे, तो ऐसे में प्रभावी नहीं हो पाता। और बहुत सारे जो दंगे हैं जनता के द्वारा, तब किसी का अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, किसी के साथ मनमानी किया जाएगा, तो ऐसे जो सिस्टम जो कार्यक्रम है वो होने लगते हैं, दंगे इस प्रकार के। तो ब्रिटेन में सबसे पहले लागू किया गया। उसके बाद में फ्रांस में लागू किया गया। फ्रांस का जब फ्रांस को जब फ्रीडम मिला था 1789 में, ठीक है, जब फ्रांस इंडिपेंडेंट हुआ 1789 में, उसके बाद से ही फ्रांस में मूल अधिकारों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती गई। ठीक है, उसके बाद में फ्रांस में भी मूल अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में अमेरिका में जो मूल अधिकार हैं वहाँ पे भी मूल अधिकार को शामिल किया गया। जो हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो हम अमेरिका को लेकर करेंगे। क्योंकि अमेरिका जो है, जो अमेरिका में मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो वही एकदम इंडिया में पूरा मैक्सिमम उसी का जो पार्ट है वो इंडिया में से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से। तो अगर आपसे कभी ये सवाल आता है ना कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों के जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भारतीय संविधान में अगर मूल अधिकारों की बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात कर ले तो 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद से ही जो ब्रिटिश का आधिपत्य था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था, वो लगातार बढ़ता गया। और ये जो आधिपत्य या फिर जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो शक्ति थी, जो भय था लोगों के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, वो 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ तो वो एकदम पूरी तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ऐसा माना जाने लगा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब इंडिया पे राज करेगी, क्योंकि
1764 के जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 संयुक्त सेनाओं को हराया था। तो ऐसा माना जाने लगा था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराना मुमकिन नहीं है। ठीक है, उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे मतलब अपने जो अधिकार हैं, जो उनका जो सत्ता है, अपना बैठाना स्टार्ट किया। बैठाने का मतलब कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इन सब एक्टों के माध्यम से जो कंपनी है वो अपने शासन को नियंत्रण करती है। उसके बाद में लगातार जब मतलब जो भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है तो वो मतलब भी थोड़ा थोड़ा में से 1858 के बाद 1857 का जब ये पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद से ही लगातार मतलब इस तरह के जो मतलब जो मांग है उस तरह की लगातार मांग उठती रही है। 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद से ही लगातार। ठीक है, उसके बाद से जब हम अगर बात करेंगे तो सर्वप्रथम अगर मूल अधिकारों की जो मतलब मांग की गई थी कि संविधान में रखे जाएं और फिर एक लॉ के रूप में इस तरह के जो प्रावधान है वो लाए जाए, वो 1895 में इस तरह की मांग की गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, अगर हम लगातार बात करेंगे तो मूल अधिकारों की लगातार मांग चलती रही और नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव जो उद्देश्य प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश संसद के पास सामने रखा था, वहां पे भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी। वो तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो मैक्सिमम जो प्रावधान थे 1935 मतलब जो भारतीय लोगों की जो मांग थी वो मतलब एक रूप से एकजुटता से रूप से वो सब रखे गए थे। तो हम पहले आ जाते हैं टॉपिक जो मूल अधिकार है हमारा उन सब के बारे में। ये तो मतलब एक प्रकार का हिस्ट्री था कि किस तरह से मतलब मूल अधिकारों की मांग लगातार बढ़ती गई और मूल अधिकारों की मांग लगातार बढ़ने का एक मतलब महत्वपूर्ण कारक भी था जो कि मतलब जनता के जो अधिकार है उनकी रक्षा नहीं की जा रही थी और उनके अधिकारों के साथ सरकार जो है ब्रिटिश जो सरकार थी वो खिलवाड़ कर रही थी। ऐसे में जनता के द्वारा मूल अधिकारों का जो मांग था वो मतलब लाजमी था। चलिए, अगर हम भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो 7 मौलिक अधिकार जो हैं शुरू में दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकारों में इसमें पहला है हमारा समता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है। और तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। और चौथा है हमारा धर्म के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वो है हमारा 25, 26, 27, 28। इसका मतलब है कि 25 से लेकर के 28 तक क्या है, धर्म के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब धर्म के लिए स्वतंत्रता जो है वो दिया गया है। और जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है उसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। जो आर्टिकल 31 है इसको आपको थोड़ा समझना है, इसको मतलब सवाल भी आया था अभी 1-2 साल पहले यूपीएससी में। संपत्ति का अधिकार जो है, ठीक है, ये आर्टिकल 31 में शुरू में इसको मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी लेकिन अभी नहीं मान्यता दी गई है, मतलब अभी इसको हटा दिया गया मूल अधिकारों की सूची से। उसके बाद में आर्टिकल 32 है जो कि जो संवैधानिक उपचार है उससे रिलेटेड है। संवैधानिक उपचारों में अगर हम बात करेंगे तो 5 प्रकार के रिट हैं जिनको क्या करती है सर्वोच्च न्यायालय जारी करती है और उन सब के माध्यम से जो अपने अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो व्यक्तियों के अधिकार हैं इन सब के मामले में वो क्या करती है, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। तब ये 7 मौलिक अधिकार शुरू में दिए गए थे। अब मामला उठता है कि जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें जो एक मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको हटाने की मांग क्यों की गई। अगर आपको बताएं तो आर्टिकल जो 31 है इसको हटाने का जो प्रावधान है वो उसका कारण एक था जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। इसमें भूमि सुधार इस सब के मामले की बात की गई। तो लगातार इस तरफ के जो मामले हैं बढ़ते चले गए और फिर जो मामला आया एक प्रकार से अगर हम मान ले कि जो केशवनाथ भारती केस आया था जो केरल के जमींदार, इन सब के मामले में भी संपत्ति का अधिकार को लेकर भी बहुत सारे मामले हुआ। तो फिर आर्टिकल जो 31 है इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकारों की सूची से। अभी जो मूल अधिकार है वो केवल 6 बचे हुए हैं और जो आर्टिकल 31 है उसको इस समय जो आर्टिकल 301 है 301 है उसके तरफ मतलब क्या किया गया है, वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 301 के तहत अब ये वैधानिक अधिकार बन गया है।
अभी 6 मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान है उसमें दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकारों में हम एक एक आर्टिकल जो है उन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल 14 है वो कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि जो विधि है, जो लॉ है, उसके सामने सभी को समान मतलब रखा जाएगा, मतलब सभी के लिए जो लॉ है वो समान रहेगा। ठीक है। अब विधियों का जो समान संरक्षण है, इसका मतलब कि जो सभी के लिए जो विधि है मतलब एक प्रकार से एक रहेगा सभी के लिए, इतना मान लीजिए। मतलब जो भी कानून होंगे वो सभी के लिए समान होंगे, इस तरह का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 जो है हमारा वो कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के नाम पे जो होगा भेदभाव वो नहीं किया जाएगा, ऐसा किया जाता है। आर्टिकल 15 में दिया गया है। इसके कुछ मतलब अपवाद भी हैं, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। आर्टिकल 16 है जिसमें कहा जाता है कि जो सार्वजनिक पद हैं, जैसे जो सरकारी नौकरी है, उसमें जो हमारा अवसर दिया जाएगा वो समान रूप से अवसर दिया जाएगा। इसके भी कुछ अपवाद हैं। आर्टिकल 16 में 4 क्लॉज दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 16 का पहला क्लॉज कहता है कि जो लोक सेवाओं में जो भर्ती होगी वो समान अवसर सभी को दिया जाएगा। और आर्टिकल 16 का जो 4 है उसमें एक अपवाद दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम एक तरह से कंप्लीट कर लेते हैं कौन कौन सा दिया गया। ठीक है। आर्टिकल जो 17 है वो हमारा है अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब कि जो छुआछूत होता था पहले, जाति भेदभाव जो है, उस सब के बारे में जो स्वतंत्रता है लोगों की, जैसे जो ऊंची जाति के लोग छोटी जाति के लोग को पहले क्या करते थे कि मतलब एक प्रकार से नगण्य मानते थे। नगण्य मानने का मतलब कि उनके जो मतलब अधिकार हैं उन सब के बारे में बहुत हनन किया जा रहा था। जैसे कोई मतलब जो बड़ी जाति का है वो अपने घर में छोटी जाति को नहीं आने देता था, कि छुआछूत, इस तरह के मामले जो थे उसके बाद से आना स्टार्ट हुए, छुआछूत के मामले। उसके बाद से जो भारतीय संविधान में ये जो आर्टिकल 17 दिया गया है, उन सब व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मतलब जिनको क्या किया जा रहा था, जिनको इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा था, उन सबके अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है। आर्टिकल जो 18 है वो कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का, जिसमें इसमें भी 2-3 क्लॉज हैं। ठीक है। आर्टिकल 18 में 2-3 क्लॉज है, जिसमें पहला क्लॉज कहता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी विदेशी जात किसी विदेशी देश से, मतलब किसी भी देश से, इंडिया के अलावा किसी भी देश से अगर वो किसी भी पद को या फिर उपाधि को धारण करना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसको पहले इंडिया के राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस पद को धारण कर सकता है, अन्यथा उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। उसके बाद कहता है कि जो आर्टिकल 18 का जो दूसरा क्लॉज है वो कहता है कि जो मतलब राज्य है वो शिक्षा और रक्षा, ठीक है, शिक्षा और मतलब सेना और विद्या, इस तरह से मान लीजिए सेना और विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि मतलब नहीं देगा राज्य, और जो भी उपाधियां हैं वो कैंसिल कर देगा। इस तरह के मामले एक बार आए थे सुप्रीम कोर्ट में। इसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से मामले आए थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये एक सम्मान है। तो उस तरह के मामले आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 19 आता है जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जो समता का अधिकार है उसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल जो 14 है वो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण है। आर्टिकल 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, इस तरह के जो भेदभाव हैं, इस प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 16 कहता है कि सार्वजनिक जो पद हैं उन सब में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि छुआछूत से रिलेटेड जो भी मामले होंगे सुप्रीम कोर्ट उनसे जो रिलेटेड मामले हैं उन सबको निरस्त कर देगा। इसका मतलब कि छुआछूत जैसा कोई शब्द जो है हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, इस तरह का प्रावधान है। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत है, जो हमने अभी आपको बताया। तो ये जो आर्टिकल 18 का जो क्लॉज है उन सबको आपको याद रखना है। आर्टिकल 18 में जो 2 क्लॉज हैं उनको आपको एकदम महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, वहां से कभी कभी सवाल आते हैं। आर्टिकल 19 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 में 6 चीजें दी गई हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में चर्चा किया गया। वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का मतलब कि आप अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। और जो अभिव्यक्ति है किसी के बारे में आपका मतलब किस तरह का विचार है, उसके बाद में आप किसी को कुछ भी बोलने का मतलब
जैसे किसी के बारे में जो अपने विचार हैं वो प्रकट कर सकते हैं, इस तरह के मामले दिए गए हैं। उसके बाद में और दूसरा क्लॉज है संघ का। संघ मतलब संघ बना सकते हैं आप, एक समूह जिसे कहते हैं। और तीसरा है सम्मेलन करने का अधिकार। और एक सवाल आया था यूपीएससी में कि किसी भी इंडिया में आप कहीं भी जगह पे घूम सकते हैं, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत था। उसके बाद में संघ है, सम्मेलन है, विचार अभिव्यक्ति हो गया आपका। उसके बाद में संचरण है, संप्रेषण है। इस तरह के जो अधिकार हैं दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 है जो वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कि जो किसी का बॉडी है, अगर ऐसे कोई मर जाता है मान लीजिए, उस बॉडी का जो अधिकार है उसके परिवार को दिया जाएगा। इस तरह का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 20 से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस बार यूपीएससी में सवाल भी आया था, वो है प्राइवेसी। एक प्रकार से जो सवाल आया था इस बार, जो प्राइवेसी का जो हमारा अधिकार है, जो निजता का अधिकार है, वो आया था इस बार सवाल। वैसे जो आर्टिकल 21 है ये रिलेटेड है, मतलब इसको जो कहते हैं वो कहते हैं जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 जो है ये मतलब जीवन के अधिकार से रिलेटेड है। और इसमें दो तरह के सवाल अभी तक आ चुके हैं यूपीएससी में। पहला आया था कि एक स्वच्छ पर्यावरण में अधिकार, रहने का अधिकार जो है वो है। उसके बाद में दूसरा है जो प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है। जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, तो ये आप मान सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल जो 21 का ए है, आर्टिकल 21 का ए वो है हमारा जो शिक्षा रिलेटेड है, जो प्रारंभिक शिक्षा है उन सब से रिलेटेड है, इस सबको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जो 22 है वो गिरफ्तारी के मामले में जो व्यक्ति है उसको संरक्षण प्रदान करती है। गिरफ्तारी के मामले में संरक्षण प्रदान कर, इसमें 2-3-4 क्लॉज दिए गए हैं, उन सबको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल जो मतलब हमारा आर्टिकल 22 है उसमें पहला क्लॉज है कि अगर कोई भी जो पुलिस अधिकारी है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो गिरफ्तार करने से पहले वो क्या करेगा, वो कारणों को बताएगा कि वो किस कारणों से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है। उसके बाद में अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। और अगर न्यायालय के सामने पेश करने के बाद अगर उस व्यक्ति का कोई गलती नहीं निकलता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 में ये प्रावधान दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो मतलब शोषण किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण करने का एक प्रकार से अधिकार हम अगर मान लें तो ये दिया गया है आर्टिकल 23 में। अगर हम प्रावधानों को एग्जाम्पल लेके आपके बात कर लें तो जैसे किसी व्यक्ति को एक जो न्यूनतम मजदूरी होती है वो दिया जाना चाहिए। जैसे अगर मनरेगा में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और 200 रुपया इस समय मनरेगा की मजदूरी है, तो वो 100 रुपया लेकर के कोई व्यक्ति उसको 100 रुपया दे के, मतलब जैसे ग्राम प्रधान है अगर 100 रुपया दे के भेज दे, तो वो उसके अधिकारों का जो वो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उस अधिकार को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकता है। इस तरह के जो मामले हैं आर्टिकल 23 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल जो 24 है उसमें दिया गया है कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल जो 24 है हमारा वो इस तरह से रिलेटेड है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, जिनमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। हमारा इसमें जो चारों आर्टिकल है इसमें प्रावधान इस तरह के दिए गए हैं कि जब कोई भी व्यक्ति है तो वो अपना धर्म, कोई धर्म धारण कर सकता है, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आर्टिकल जो 26 है उसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसके जो धर्म के नाम पर किसी प्रकार से कर नहीं लिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझ लें तो अगर आप मुस्लिम हैं और मैं हिंदू हूँ, या फिर कोई ईसाई है, जो कोई सिख है, इस तरह के जो मामले हैं, अगर ऐसा सरकार करती है कि मुस्लिमों को बोल दे कि आप 100 रुपया टैक्स दीजिए और ईसाइयों को बोल दे 10 रुपया 10 रुपया टैक्स दीजिए, तो इस तरह के जो मामले हैं, इसे मतलब किसी एक धर्म से कोई विशेष कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह के जो मामले हैं वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 27 में दिया गया है जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को शामिल कर सकता है, ये तो आर्टिकल 25 हो गया। उसके बाद में किसी भी जो कर है उसको मतलब विशेष कर नहीं लिया जाएगा, आर्टिकल 26 हो गया। उसके बाद में आर्टिकल जो 27 है वो किया गया है कि किसी भी धार्मिक जो संस्थान है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद में जो आर्टिकल 28 है
वो दिया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो धर्म के नाम पर अपना जो सम्मेलन है वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा है वो मतलब गलत ना हो, उनके साथ दूसरों के जो अधिकार है वो क्या हो, वो विचलित ना हो, इस तरह से वो अपने संग मतलब उस समय इस तरह से वो अपने धर्म का जो प्रचार है प्रसार है इस तरह से वो कर सकता है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें अल्पसंख्यक जो अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के वो अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यक का मतलब जो भारतीय संविधान में किसी धर्म के नाम पे नहीं, जाति और भाषा के नाम पे धर्म और भाषा के नाम पे जो हमारे जो संविधान है उसमें जो मतलब अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, उसमें आर्टिकल 29 है वो कहता है कि जो मतलब अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और उसका आर्टिकल जो 30 है वो कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने लिए किसी स्कूल या जो भी मतलब विद्यालय या फिर कोई भी संस्थान खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। आर्टिकल 31 के बारे में हमने चर्चा किया था कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत जो न्यायालय है वो 5 तरह के रिट जारी करती है। 5 तरह के रिटों में अब अगर हम बात करेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, निषेधाज्ञा है, ठीक है, ये 4 है वह। उसके बाद में परमादेश है। ये 5 प्रकार के जो रिट हैं वो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत यानी 226 के अंतर्गत ये जो रिट है वो जारी कर सकती है। हालांकि दोनों के जो रिट जारी करने का जो अधिकार है वो अलग अलग है। जो उच्चतम न्यायालय है वो केवल मूल अधिकारों से रिलेटेड मतलब कोई अगर मामला आता है उसके पास तो वे जारी कर सकता है, और जो उच्च न्यायालय है हमारा वो क्या करता है इस मतलब इसको किसी भी मामले में वो जारी कर सकता है रिट, ठीक है। ये आर्टिकल 31, 32 के बारे में हमने चर्चा किया कि जो 5 जो रिट दिए गए हैं उस तरह के मामले जो है व्यक्तियों के मूल अधिकार से अगर न्यायालय के सामने आते हैं तो ये 5 रिट जारी कर सकता है। इसमें हम अगर बात करेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 22 हमने पढ़ा वो उसी से रिलेटेड है कि किसी जो बंदी है उसका मतलब न्यायालय के सामने प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष रूप से लाना चाहिए। इस तरह के जो मामले हैं वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं। अगर एग्जाम में सवालों की बात करें तो आपके जो एसएससी लेवल का अगर एग्जाम्स की बात करें तो ये आपसे ये पूछ सकता है कि मूल अधिकार किस भाग में दिया गया है। तो जो मूल अधिकार है हमारा भाग 3 में दिया गया है। कभी कभी पूछता है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है भारतीय संविधान में। तो कभी कभी पूछता है कि मूल अधिकार मतलब कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है, मतलब इस तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद में कभी कभी पूछ लेता है आर्टिकल 14 या फिर पूछ लेगा समता का अधिकार भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, या फिर पूछ लेगा जो 14 से लेकर 18 तक जो अधिकार दिए गए हैं उन सब के बारे में पूछ लेगा कि ये कौन से मतलब आर्टिकल को बोलेगा किस क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्लॉज बना हुआ है ना कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह के जो आर्टिकल हैं मतलब इन सब जो क्लॉज के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल उन सब के बारे में भी सवाल आते रहते हैं। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के जो अपवाद हैं उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो आर्टिकल 14 का जो अपवाद है बोलता है विधि के समक्ष समता एवं आर्टिकल मतलब जो 14 है वो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण के बारे में बात करता है। अगर इस तरह का अपवाद जो है वो हमारा वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा जा सकता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर अपने कार्यकाल में है तो उसे किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी मतलब उसके ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक वो अपने कार्यकाल में है, ठीक है। इस तरह का जो अपवाद है वो दिया गया है। सभी व्यक्तियों को अधिकार नहीं दिया गया है, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया गया है। आर्टिकल 16 में जो SC/ST लॉ है उसको आप देख सकते हैं कि सभी को मतलब बहुत जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं और OBC को भी 27% आरक्षण दिया जाता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको आरक्षण दे करके मतलब जो समाज है उसमें एक विशेष वर्ग में लाने की जो मतलब जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, ठीक है। ये आर्टिकल 16 आर्टिकल 14 के अपवाद थे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो अस्पृश्यता के अंत जो है उससे भी सवाल UPSC में एक बार आ चुका है। ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल्स जो हैं आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई भी अगर जो मेरा जो व्यवहार है मतलब बताने का जो तरीका है वो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम क्या करेंगे, उसको अपने जो अंदर जो कमी है उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।